हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 अगस्त है और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के हम लोग डेली की तरह न्यूज़ और आर्टिकल दोनों को देखेंगे। और आज के आर्टिकल में बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको मिलेगा। सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल है और ये जो आर्टिकल है हम लोग को पता है कि बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं आईआर पर खास करके। और आज का जो आर्टिकल है उसमें हम लोग यूएस के अभी पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं और खास करके चाइना रशिया ओरिएंटेड होगा वो। और उसमें इम्पॉर्टेंट ये होगा कि इंडिया का क्या मत है और इंडिया किस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है इन चीज़ों को लेकर के। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बने रहिएगा अंत तक। आपको आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और अब जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी बेस्ड होते जा रहे हैं, जहाँ पर बेसिक डाटा फैक्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं, तो उसको प्लीज़ आपको स्किप नहीं करना है। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आज का कोटेशन आपके लिए है, द सुप्रीम रियलिटी ऑफ आवर टाइम इज़ द वल्नरेबिलिटी ऑफ आवर प्लैनेट। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन एफ कैनेडी साहब का ये स्टेटमेंट है। इसको हम लोग आज एक्चुअली एनवायरनमेंट का भी एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको बात समझनी है कि हमारा प्लैनेट कितना वल्नरेबल है। ये बात बहुत पहले से उठनी शुरू हो गई है, जितना आज डिबेट डिस्कशन है, बल्कि आज बहुत हद तक लोग अवेयर हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और लेकिन उसमें भी आयरनी ये है कि जो पॉलिसीज़ बनती हैं एनवायरनमेंट पर, उसमें कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को या क्लाइमेट चेंज को। तो उसी पर आज का हमारा आर्टिकल भी होगा। लेकिन ये जो कोटेशन है इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, खास करके एनवायरनमेंट के इशू पर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऐसी बातें जो है ये कितनी पहले से ही स्कॉलर्स कहते आ रहे हैं। तो आज के आर्टिकल में हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में जान लीजिए, ट्रंप और बिडेन मैंडेट बिट्रेड एग्री इंफ्रा फंड, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में बैकग्राउंडर के साथ हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आज जानने को मिलेगा इंडिया यूएस रिलेशन में कुछ अच्छे फैक्ट्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और चेन्नई पोर्ट ब्लेयर फाइबर इंटरनेट लिंक क्या है, उमंग एप्लीकेशन का यूज़ कहाँ पर हुआ, न्यू डेवलपमेंट काउंसिल ये पॉलिसी है, पॉलिसी कौन लेकर के आई है, कौन सी राज्य है वो, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो देखिए, पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन साहब का, ट्रंप और बिडेन। दूसरा होगा आफ्टर द हार्वेस्ट, और तीसरा होगा मैंडेट बिट्रेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ को यहीं पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ताकि आप लोग नोट्स मेकिंग अभी के अभी कर लीजिएगा। सो पीएम इनॉग्रेट्स चेन्नई पोर्ट ब्लेयर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट लिंक। तो एक बहुत अच्छी बात है ये, आप इसको एक अभी इंफ्रा डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। और इस पर पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो ये बहुत अच्छा, अभी ऑब्वियसली सारे जो इनॉग्रेशंस हो रहे हैं इस समय में, वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वर्चुअल प्रोसेस से हो रही हैं, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही इनॉग्रेशंस भी हो रहे हैं। और ये न्यूज़ भी कुछ उसी तरीके का है कि चेन्नई से लेकर के पोर्ट ब्लेयर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें टोटल फंडिंग लग रही है 1224 करोड़ रुपए की। एंड द प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये याद रखिएगा, यूएसओएफ के द्वारा फंड किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस अलग अलग दिए जाएंगे एग्जाम में, अगर आपसे बनता है क्वेश्चन तो इसके लिए आपको ये तैयार रहना है कि इसमें जो फंडिंग की है वो किसने फंडिंग की है। वॉज स्टार्टेड लेट इन 2018 में शुरू हुआ था और अब जाकर के ये पूरा हुआ है। इसमें क्या उद्देश्य है, ये ऑब्वियसली 2018 के भी न्यूज़ में था, उसमें भी हमने आइलैंड्स वगैरह के नाम भी डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे 7 आइलैंड्स हैं अंडमान ग्रुप में, जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को वहाँ पर लॉन्च करने का पूरा प्लान था, जो कि पूरा हो गया है। तो वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं एक बार वो भी आप देख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए फंडिंग कहाँ से हुई है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगला न्यूज़ है यहाँ पर उमंग एप्लीकेशन को लेकर के, ईपीएफओ दैट इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है ईपीएफओ में वो 93 लाख से ऊपर का क्लेम किया जा रहा है और 11.27 लाख क्लेम वर फाइल्ड थ्रू द उमंग मोबाइल एप्लीकेशन।
and the mobile application recorded 180% increase in the 3.97 lakh claim filed through the pre-COVID-19। तो ये जो पूरा डाटा है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, तो ऐसे फैक्ट्स को हम कहीं पर यूज कर सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश ने एक नई डेवलपमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2020-23। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिवली भी और सब्जेक्टिवली भी, कि इस तरीके से जो बाकी राज्य हैं उनको भी सीखना चाहिए, बिकॉज इस समय में एक नई पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के बाद से जो भी राज्य हैं उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं और ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसको कैसे नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलिटी की सिचुएशन में कैसे जा सकते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या होगा कि जो इंफ्रा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो पैरामीटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, फिजिकल इंसेंटिवाइज करना होगा चीज़ों को। तो वो एक यहाँ पे डिसीजन लिया गया आंध्र प्रदेश में, और ये ऑब्वियसली दूसरे राज्यों को भी सीखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आज आपका एनवायरनमेंट के ऊपर है। द ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 proposed by the Ministry of Environment, Forest, Climate Change has met with massive opposition. Discuss the concern over the proposed notification. तो अभी जो ये proposed ड्राफ्ट आया है इसमें क्या क्या कंसर्न्स उठ रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्या है इसमें, आप लोग कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स से भी शुरू कर सकते हैं जो भी आपको पता हो, और फिर अपने आंसर को अकॉर्डिंगली लेके जा सकते हैं। इसका आंसर भी हम लोग एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ पर? एडिटोरियल में। एडिटोरियल इसी हिसाब से लिखा गया, एग्जैक्टली कंसर्न्स को बताया गया है। 5 कंसर्न्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला सवाल देखिए, आज का सारा क्वेश्चन एनवायरनमेंट पर है। कल आपको क्वेश्चन इकोनॉमी पर पूछा गया था और आज एनवायरनमेंट पर पूछा गया है। तो अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? बहुत सिंपल सा एनवायरनमेंट का है एक्चुअली ये क्वेश्चन। और मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज, जहां पर टीक मोस्ट डोमिनेंट स्पेसीज होते हैं, ऐसे कौन सा फॉरेस्ट है उसका नाम बताना है कमेंट में। जरूर बताइएगा आप लोग आंसर, अभी के भी बताइए। और ये तीसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो ये ज्योग्राफी का भी सवाल है, आपने पढ़ा होगा इसको, बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में कि भारत में लार्जेस्ट एरिया को कवर करने वाला जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो कौन सा है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। ऐसे किसी भी जानकारी आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस के लिए, ओवरऑल कोर्स के लिए, तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 7500699419 पर। आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल, ट्रंप और बिडेन। ये आपका आ जाएगा आईआर में। आईआर में जो इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो इस वाले सेक्शन में हम इसको ऐड कर देंगे आईआर में। देखिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल आज का। शुरुआत होती है कि यूएस में इलेक्शन है, राइट, लेकिन शुरुआत होती है चाइना और रशिया से। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं राजा मोहन साहब कि चाइना और रशिया अभी जिस तरीके से साथ दिखाई दे रहे हैं, इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, नो डाउट। और पिछले कुछ दशकों में देखा गया कि चाइना और रशिया एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन शेयर कर रहे हैं। बट अभी क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से चाइना और रशिया का जो फेवर है यूएस में चुने जाने वाले प्रेसिडेंट के लिए वो अलग अलग है। तो आखिर ये अलग विचारधारा कैसे हुई? अभी जहां तक ये लोग साथ थे, चाइना और रशिया का एक जैसा वो था पॉलिसी है और फ्रेंडशिप रिलेशन है, और ऐसे में जो चुनाव है उसमें अलग अलग कैसे आ रहा है, कैसे डिफ्रेंसिएशन है, इसके कुछ कारण होंगे और वो कारण ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको थीम पॉइंट है, समझ में आ गया होगा। और जाहिर तौर पर हर चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पर तो आना ही है, क्योंकि जब आर्टिकल को इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है, इंडियंस पढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इंडिया का भी अपना कुछ स्टेक होगा। और यूएस, रशिया और चाइना, ये 3 ऐसे देश हैं जहां से भारत का एक अलग सा जुड़ाव है, राइट। तो अभी जो सिचुएशन चाइना के साथ भारत की हुई है, उसमें जो स्टैंड ऑफ की कंडीशन रही, अभी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ बीच में, और ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ें सुलझ गई हैं, बल्कि हाँ उसी रास्ते पर आगे जा रही हैं। तो ऐसे में इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, इस पर इंडिया के दूसरे देश के साथ रिलेशन क्या होता है,
इसका भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर तौर पर यूएस में कौन से प्रेसिडेंट चुने जाएंगे ये भी बहुत जरूरी है। So, India to the stake of US relationship have dramatically risen huge downturn in its ties with China. तो आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पर कि जैसे अभी US और रशिया का रिलेशन कंपैरेटिव बेटर है। अगर आप प्रीवियस डिकेड में देखें तो उससे बेटर अभी जो वहाँ पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है अमेरिका के और जो रशिया का रिलेशन है उसको ठीक ठाक देखा जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर इंडिया का भी फायदा होता है, बिकॉज इंडिया के लिए यूएस और रशिया दोनों ही फ्रेंडली कंट्री हैं, फ्रेंड नेशंस हैं, और इसके लिए अगर दोनों में राइवलरी ना होकर के और नॉर्मल रिलेशन रहता है तो फिर भारत के लिए भी चीज़ें अच्छी रहती हैं और इन ग्रेट पावर्स के साथ रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। लेकिन वहीं पे अगर यूएस में ऐसी गवर्नमेंट चुन करके आ जाए जैसे कि यूएस चाइना का रिलेशन डिटोरेट हो यूएस और रशिया का रिलेशन डिटोरेट होने लग जाए और वहीं दूसरी तरफ ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि यूएस चाइना को सपोर्ट करने लग जाए, ऑब्वियसली अभी तो बिल्कुल अलग है, अभी तो जो टेंशन यूएस और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हो सकता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और चाइना की तरफ थोड़ा लिबरल हो जाए, जो कि आसार लग रहे हैं, तो फिर भारत के लिए यहाँ पर एक और दिक्कत खड़ी हो सकती है। फॉरेन इंटरफेरेंस, अब देखिए कैसे जो अलग अलग देश हैं, चाइना या रशिया हैं, वो क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं यूएस के रिलेशन में, यूएस में अभी आगे होने वाले चुनाव में। एंड चाइना वॉज ट्राइंग टू अंडरमाइन द डोनाल्ड ट्रम्प री इलेक्शन कैंपेन। तो एक तरफ जहाँ पर चाइना डोनाल्ड ट्रम्प वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प फिर से जीत करके ना आए यूएस में, वहीं दूसरी तरफ रशिया जो है वो अपना जो डेमोक्रेटिक राइवलरी चलती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, यानी कि जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे जॉय बिडेन, उनको नहीं आने देना चाहता। तो ये दोनों के मत यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग हैं। It is no secret that Beijing is outraged by the Trump administration's massive economic, political and ideological offensive against China in recent months. तो जाहिर तौर पर कि अभी चाइना के साथ जो यूएस का रिलेशन है उसमें हर एंगल से रिलेशन काफ़ी डिटोरिएट हो चुका है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, आइडियोलॉजिकल हो, हर जगह पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ रशिया के साथ अगर हम रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस ठीक ठाक रहे और वो भी 2016 में ये कहा गया कि 2016 के अकॉर्डिंगली ऐसा पता चला कि रशिया और ने हेल्प किया है ट्रंप के इलेक्शन में। तो हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था उस समय में, तो ये एक अलग चैप्टर है। बाकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ट्रंप की गवर्नमेंट को, जो प्रेसिडेंट हैं उनकी गवर्नमेंट को रशियन पपेट बताते हैं। तो ऑब्वियसली इससे इनकार करती है गवर्नमेंट कि ऐसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें एलिगेशंस लगाया जाता है रिपब्लिकन के द्वारा कि चाइना जॉय है, यानी कि चाइना जो जॉय बिडेन है वो चाइना को सपोर्ट करेंगे आगे चल करके। नाउ द पॉइंट इज कि आखिर ये अलग अलग विचारधाराएं क्यों हैं, आखिर चाइना और रशिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो अपना अपना बहुत बड़ा इंटरेस्ट है दोनों ही देशों का और जाहिर तौर पर भारत का भी। तो देखिए यहाँ पे जो अलग अलग गवर्नमेंट चुनने के पीछे कारण है वो बहुत ही साफ है। चाइना डेमोक्रेटिक पार्टी को चाहता है कि वो चुन करके आए, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ पर उसके साथ चाइना का रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और अगर फिर से ट्रंप की गवर्नमेंट चुन करके आती है तो चाइना को ये मान लेना होगा कि रिलेशन अभी अच्छा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, और जो बचे खुचे ट्रेड रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा ख़त्म होते चले जाएंगे। और इसके अलावा जो कंपनियां हैं उन पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जा रहे हैं। दोनों देशों की तरफ तो पलटवार शुरू हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चाइना के लिए ऑब्वियसली वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का आना पॉजिटिव साइन प्रोवाइड करेगा। वही डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं, डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि वो चाइना के साथ नई कोई कोल्ड वॉर नहीं चाहते, फिर से कोल्ड वॉर हो जैसे पहले यूएसआर में था, इस तरीके का कोई रिलेशन वो नहीं चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना के साथ वो लिबरल रहेंगे, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट टफ रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको बनाया जाएगा और प्रोडक्टिव एंगेजमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा, रैदर देन
कि कुछ ऐसा लिबरल पॉलिसीज लाई जाएं और चाइना को और ज़्यादा यूएस को एक्सप्लॉइट करने का मौका दिया जाए। तो ये है यूएस और चाइना का अपना रिलेशन, जिसकी वजह से जो चुनाव है उसमें फर्क पड़ रहा है। और रशिया की बात करें तो रशिया के साथ अभी आपको बताया मैंने कि जो वहां पे प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उस समय में, और तभी से राइवलरी थोड़ी ज्यादा है रशिया के साथ, और इसलिए रशिया फिर से नए सैंक्शंस और फिर से नई नीतियां नहीं चाहता, फिर से अपने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें उथल पुथल नहीं चाहता, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो फिर भी अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बदलती है तो सिचुएशन हो सकता है कि और ज़्यादा वर्स्ट होने लग जाएगी। उसके बाद जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ट्रम्प जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं रशिया के। हालांकि इस तरीके के अलग अलग एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टीज के द्वारा एक दूसरे पर। एंड ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसीज, अब देखिए मुद्दा ये है कि इन दिनों जो मेन क्वेश्चन है या सीरियस क्वेश्चन अराइज हो रहा है, दैट इज कि ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स जो थे यूएस फॉरेन पॉलिसीज के वो कैसे बदल रहे हैं। इवन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी अपनी पॉलिसीज को बदल रही है, जैसे कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंसेस थे उसको ब्रेक किया जा रहा है, या फिर जो अभी तक मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था उसको रोका जा रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से दूर हट रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें वहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं, पॉलिसीज़ वगैरह बदल रही हैं और इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। इंडिया के एंगेजमेंट का अगर को देखना चाहें यूएस के साथ, तो इंडिया अभी अगर इंडिया की बात करें तो वो किसी एक के पक्ष में नहीं है। इंडिया के लिए दोनों में से जो भी गवर्नमेंट आती है वो पॉजिटिव ही होगी, ऐसा इस समय में सारी सिचुएशन को देख करके लग रहा है। नो डाउट कि जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तब से भारत और यूएस का जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हुआ है, नो डाउट पीक पर गया है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पार्टी भी चुन करके आती है तो वहां पर भी रिलेशन अच्छे होने के ही आसार हैं, क्योंकि जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन साहब, और उनके साथ इंडिया ने रिलेशन ऑलरेडी शेयर किया हुआ है 8 साल तक। तो इनको पता है कि कैसे चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है और बायलैटरल रिलेशंस को कैसे आगे लेकर के जाना है। और यही अभी दोनों ही पार्टी को लेकर के इंडिया का जो मत है वो बिल्कुल एक समान है, किसी की तरफ बायसनेस इंडिया की तरफ से बिल्कुल नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी के पर्पज से तीनों लेवल पर अभी इंडिया और यूएस का रिलेशन जो है वो स्ट्रांग है और इसको और आगे स्ट्रांग बनाना है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि टू बी श्योर दिल्ली इज फेमिलियर विद बिडेन, जिस तरह कि आपको मैंने जस्ट बताया कि जो बिडेन के साथ ऑलरेडी हमारा फेमिलियर रिलेशन रह चुका है, और तो वहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग्स होंगी उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, कि पहले भी ये हो चुका है। और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा है, तो अगर वो आते हैं तो बाकी की जो प्रोडक्टिव डील्स हैं उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना के अगेंस्ट, यानी कि चाइना भारत को लेकर के जितनी बार अभी यूएनएससी में जा रहा है, अभी कुछ दिनों पहले भी उसने जम्मू कश्मीर के इशू को उठाया था, तो फिर वहाँ अमेरिका ने बैकिंग किया था। इवन अमेरिका की दोनों गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों पार्टीज ने सपोर्ट किया था। तो ये चीज अच्छी है कि इंडिया को सपोर्ट अभी दोनों ही तरफ से मिल रहा है और यूएस के साथ रिलेशन में ऐसी कोई दिक्कतें सामने दिखाई नहीं दे रही हैं। इंडिया शुड देयरफॉर बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेजर्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटीज इन द अमेरिकाज एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। जाहिर तौर पर भारत को लेकिन हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आगे चुनाव के बाद जो अमेरिका की पॉलिसीज अदर वर्ल्ड के लिए बदलती हैं तो उसमें ऑब्वियसली पॉलिसीज प्रो इंडियन होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए चैलेंजेस तो ट्रम्प गवर्नमेंट के साथ भी हैं, किस तरीके से, तो अभी जो वीज़ा का इशू है वो वहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। अगर ट्रेड में देखें WTO में तो वहाँ पर इश्यूज चलते रहते हैं। तो ये ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिसको कि ऑब्वियसली रिजॉल्व करना होगा और उसके लिए भारत को खुद को तैयार करने की जरूरत है। अगला आर्टिकल देखते हैं, मैंडेट बिट्रेड, ये जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एग्जैक्टली इन्वायरमेंट में लिखा हुआ है, वहां से एसोसिएट करेंगे। आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है, तो आपको बता दूं कि एक ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था, इस पर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे विवाद का ये इशू बन चुका है क्योंकि इसमें पब्लिक डिबेट डिस्कशंस को ज़्यादा नहीं होने दिया गया और 11 अगस्त यानी कि आज के ही दिन अब ये जो ड्राफ्ट है इसको क्लोज कर दिया जाएगा पब्लिक डिबेट के लिए।
तो लेकिन इसके जो प्रपोजल्स हैं उसमें कई सारी खामियां हैं। राइटर यहाँ पर मान रही हैं कि इसमें बहुत सारे सीरियस इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल के डेट में हमारे यहाँ पर जो एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही बुरा होगा। और वो ऐसा क्यों कह रही हैं, इसके लिए उन्होंने 5 रीजंस बताए हैं। उन 5 रीजंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कहते हैं कि जो मेन एक्ट था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उससे ये रिजेंबल नहीं करता। जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो बहुत ही अलग है। द एक्ट रिक्वायर्स द सेंट्रल टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव एनवायरनमेंट, और यहाँ पे कई सारे सीरियस इश्यूज को नज़रअंदाज किया गया है, जैसे कि जो एनवायरनमेंट परमिशन मिलता है किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप लगाते हैं तो आपको एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है और उसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको काफ़ी कम कर दिया गया है, इजी कर दिया गया है। एंड नो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड। और इस नए ड्राफ्ट में क्या कर दिया गया कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन आपको डालना होगा, और उसमें कई सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको सिंपल एप्लीकेशन डालना है, कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी लगा रहे हैं आप उस एरिया में, और वहाँ पे आसपास के लोगों पर उस प्रोडक्ट का जो जनरेट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है उस कंपनी में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो असेसमेंट करने का नहीं किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये कितना ज़्यादा खतरनाक है आप खुद सोच करके देखिए। और दूसरा है इनलैंड वाटरवेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में ये जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है कि उसमें कोई असेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कारण क्या है, क्या वॉयलेशन हो रहा है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म टू डील विद वॉयलेशन इज इलीगल और वरिंग। कह रहे हैं कि जो प्रपोज मैकेनिज्म है वायलेशंस को डील करने का वो काफ़ी इलीगल है और वरिंग है। मतलब अगर कोई व्यक्ति वायलेट करता है रूल्स को, एनवायरनमेंट रूल्स को उस एरिया में, तो उसको डील करने का तरीका बहुत ही लाइट और बहुत ही वरिंग है, जिसको कि एड्रेस किया जाना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने चाहिए। क्योंकि जो प्राइमरी गोल था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 का, वो ये था कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है। जैसे कि अगर कोई वॉलेट करता है रूल्स को तो उसको क्या सज़ा दे सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो उन चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। ये बहुत बड़ा इशू है और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तीसरा ये बताते हैं कि इग्नोरेंस टुवर्ड्स द इंडियाज कमिटमेंट। तो देखिए पहला तो ये कह रहे हैं कि देयर इज नो मेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड कंसिडरेशन। तो आप जब एनवायरनमेंट के लिए कानून ला रहे हैं तो जाहिर तौर पे आपको क्लाइमेट चेंज का जिक्र तो करना ही होगा, बिकॉज आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है और इशू है वो क्लाइमेट चेंज का ही है, पूरे विश्व में है। और ऐसे में जब आप कोई पॉलिसी लेकर के आते हैं, एक तरफ तो हम भारत जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जाना जा रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चला रहा है, और ऐसे में अपने यहाँ पर डोमेस्टिक ऐसे प्रपोजल्स को लेकर के आना जो क्लाइमेट चेंज को मेंशन तक नहीं करता, वो काफ़ी यहाँ पर सोचने वाली बात है। और कई सारे ऐसे एग्रीमेंट है जहाँ पर भारत ने कमिटमेंट किया हुआ है। भारत का जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के, उन सभी चीज़ों को इसमें स्क्रूटनाइज कर दिया गया। एंड चौथा कह रहे हैं कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अंडरमाइंस प्रोसीजरल एनवायरमेंटल राइट्स। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें जो एनवायरमेंटल राइट्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया गया है, अनसेटिस्फैक्ट्री कर दिया गया। और फॉर इंस्टेंस बिफोर द पब्लिक हियरिंग द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट नीड्स टू सबमिट द ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट ओनली इन इंग्लिश। ये जो प्रपोजल बनाया गया वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया, कोई रीजनल लैंग्वेज में इसको नहीं बनाया गया ताकि इस पर और डिबेट डिस्कशन हो पाता। तो ये सारी ऐसी चीज़ों को अपनाया गया है कि आप समझिए कि कैसे साइड से बच करके निकला जाए और ड्राफ्ट को पास कर दिया जाए। तो ये वही वाली चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा ये कहते हैं कि कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाया गया जहां पर हम ये सोच पाते कि डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, कोई एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को पर्टिकुलरली बनाया जाता, कैसे प्रोजेक्ट को आपको इंडिपेंडेंटली कैसे रखना है, या जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना है। साथ ही 2006 का जब EIA एक्ट आया था तब 60 दिन का समय दिया गया था बात करने के लिए, उस पर डिबेट डिस्कशन के लिए, लेकिन ये जो प्रेशर इसका टाइम घटा करके 45 डेज कर दिया गया, ये भी काफ़ी डिसहार्टनिंग है। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को इस बात का ध्यान देना चाहिए और जो भी क्लियर कट डाउट्स हैं उसको एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है आज, और ऐसे में जो आप कानून लेकर के आते हैं ये लॉन्ग टर्म तक रहता है।
अगला आर्टिकल देखते हैं, आफ्टर द हार्वेस्ट, जीएस पेपर 3 में एसोसिएट करेंगे। एग्रीकल्चर के सेक्शन में न्यू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार लेकर के आई है, बहुत वेलकमिंग है, लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम भी है इसमें? बिल्कुल है, आइए इसी पर हम बात करेंगे अभी। तो जैसा कि आपको हमने बताया था न्यूज़ में कि सरकार ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है और कई 2-3 ऑर्डिनेंस पहले लेकर के आई थी, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो बदलाव हुआ, एपीएमसी एक्ट में बदलाव हुआ, और फाइनली अब सरकार एग्री इंफ्रा फंड तैयार कर रही है। इस फंड के माध्यम से किसानों को फायदा मिलेगा, वेयर हाउस, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह को तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समय भी दिया जा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। 1 लाख करोड़ रुपीस तक का इसमें डिसबर्समेंट किया जाएगा और पूरा एक टाइम टारगेट है कितने समय में किसान इससे पैसे ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कीम है, ऑब्वियसली वेलकमिंग है, एटलीस्ट ऑन पेपर। जाहिर तौर पर आर्टिकल लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो होगा। तो कह रहे हैं कि जो अभी तक काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है सारे प्लान्स को, no one can doubt the need for investment produced self life extension in the value addition। तो ऑब्वियसली रिसर्च डेवलपमेंट में वैल्यू एडिशन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और सरकार उसी राह पर आगे बढ़ रही है। नाउ द थिंग इज कि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है ये बहुत मैटर करता है। तो नीड टू टेम्पर एक्सपेक्टेशंस, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सवाल है, वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पहले से हैं, जैसे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हमारे पास पहले से हैं जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देते हैं, और इस तरीके की और भी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसके तहत आप सेम काम कर रहे हैं, आप फार्म स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी को तैयार कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में एक नई स्कीम सेम चीज़ के लिए क्यों लाया गया है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रीवियस सारी स्कीम्स को, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनको एक में मिला दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको यहाँ पर उठा लिए। क्रॉप प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, अब इनका ये कहना है कि अभी जो प्रोजेक्ट लेकर के आई है गवर्नमेंट, वो कोई ऐसा रामबाण नहीं है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो ज़रूरत किस चीज़ की थी? अब इनका यहाँ पर कहना है कि जैसे जो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, अगर आप शुगर केन क्रॉप की बात करते हैं तो वो प्रोसेस्ड कहाँ पर होता है? मील में होता है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसको भी वो लोग अपने आप मैनेज कर लेते हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो थी क्रॉप प्लानिंग की, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की, यानी जो चीज़ें आप बताएं फार्मर्स को कैसे ग्रो करना है, कितना ग्रो करना है, मार्केट डिमांड क्या है। तो ये सारी आज फार्मर की ज़रूरत है जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लेकर के आना चाहिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अब कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फटाफट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है स्वदेशी मूवमेंट के लिए? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ऐसा जो कि इनकरेक्ट हो, सारे ही करेक्ट हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, बारदोली रेजोल्यूशन कौन से इंसिडेंट के बाद पास हुआ था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? चौरी चौरा इंसिडेंट, ये आपको मालूम होगा। और अगला सवाल था, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। और नो चेंजर्स पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा डी। इसमें सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिए आप लोग, और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।